नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 11, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताऊंगी, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा आरओ के थ्रू वीडियो लेक्चर्स। साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में और आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है लेक्चर्स में तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं। अगर इस बैच से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ सूची 1 दी गई है, वहां सूची 2 दिया गया है। मैच करना है आपको। कुछ द्वीप समूहों के नाम दिए गए हैं और उधर अधिकार देश दिए गए हैं। तो चलिए इसको ध्यान से करिएगा। सबसे पहले सखालीन द्वीप दिया गया है। सखालीन द्वीप कहां पर है? ये है रशिया में। तो ए का फर्स्ट, मैं आंसर बताते हुए चल रही हूं। ए का फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्वीन चार्लोट द्वीप कहां है? क्वीन चार्लोट द्वीप जो है वो आपका है कनाडा में। बी का थर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद दिया है आपको जंजीबार द्वीप। जंजीबार द्वीप कहां पर है? तंजानिया में है। सी का सेकंड हो गया। फिर आपका डी बचा, डी का आपका हो जाएगा फोर्थ। सिसिली कहां है? इटली में। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब क्लास यहां पर आप देखिएगा, हम कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको तंजानिया दिख रहा होगा, ठीक है। तंजानिया किसका पार्ट है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिख रहा है। इधर जब आप जाएंगे तो इधर आपको तंजानिया मिलेगा, ठीक है। तंजानिया से जब आप मूव करेंगे तो इधर आपको देखिए जंजीबार चैनल भी दिख रहा होगा, ठीक है। और इधर ही आपका जंजीबार भी है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूं, अगर आप चाहे तो अपने समझने के लिए ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इटली कुछ इस तरीके से है आपका यूरोप में, ठीक है। इटली की एक तरफ आपके है एड्रियाटिक सी। नोट डाउन करिए क्लास, एक तरफ क्या है? एड्रियाटिक सी है, ठीक है। इधर आपका क्या है? ट्राइहेनियन सी है। और इधर क्या है? आयोनियन सी। तो तीन तरफ से इटली जो है वो आपका सी से घिरा हुआ है, ठीक है। इधर ही की तरफ आप जाएंगे तो आपको एक दिखेगा छोटा सा, जो कि है आपका क्या? सिसिली, जो कि इटली का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है? अभी पेपर में आपने देखा होगा, पूछा गया है सिसिली किसका पार्ट है? इटली का पार्ट है। और इन दोनों को अलग करता है स्ट्रेट ऑफ मेसेसिना। स्ट्रेट ऑफ ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मेसेसिना। और सिसिली में ही आपका माउंट एटना है। एक एक इंफॉर्मेशन जो यहां पे मैं दे रही हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भी अपने नोटबुक में कुछ इसी तरीके से ड्रॉ करिएगा और चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। इटली ड्रॉ करिए, ठीक है। इटली को कौन कौन से सी ने सराउंड किया है उसको ड्रॉ करिए। एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी और इधर टाइरेनियन सी, ठीक है। इधर ही आपको दिखेगा सिसिली, जो कि इटली का ही पार्ट है और इटली से अलग हो रहा है थ्रू स्ट्रेट ऑफ मेसेसिना, ठीक है। और सिसिली में ही आपका माउंट एटना है। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, इस साइड जब आप मूव करेंगे तो यहां पर आपको एक और ऐसे छोटी सी लैंडमार्क दिखेगी और ये है सार्डिना। ये भी किसका पार्ट है? इटली का ही पार्ट है। तो हो सकता है अगली बार पेपर में आपको सिसिली ना देके सार्डिना दे दे और पूछे ये किसका पार्ट है, तो ये भी इटली का पार्ट है। और इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिखेगा,
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके आप भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, बस मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया है, चीजों को मेमोराइज किस तरीके से करते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहती आप लोगों का। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची झील है, पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। पहला आपको दिया गया रूपकुंड, फिर आपको देवताल दिया गया है, फिर आपको चोलमू झील दी गई है और आखिरी आपको दिया गया है केदारताल। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या है, आपका चोलमू झील जो है वो आपका हाईएस्ट लेक है इन इंडिया, ठीक है। और ये आपका है कहां पर, ये सिक्किम में है। इसको भी एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, झील से रिलेटेड प्रश्न पेपर में बार बार बनते ही हैं, रिपीट होते ही हैं, तो हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां से देख लेते हैं। जब हम चोलमू झील की बात करते हैं तो वो भारत की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। जब हम चिल्का झील की बात करते हैं तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और जब हम वुलर झील की बात करते हैं तो ये आपके भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की फ्रेश वाटर झील है, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। इतनी चीजें क्लियर होगी। तो यहाँ पे चिल्का, चोलमू और वुलर झील का नाम आप लोग याद रखिएगा क्लास, यहां से प्रश्न बनते हैं हर साल। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जब उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में चिल्का झील, अभी मैंने बताया आपका ये चिल्का झील जो है वो आपके खारे पानी की झील हो गई, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में ही आपका कोलेरू झील है और पुलिकट झील है। याद रखिएगा, जो पुलिकट झील है वो किसके किसके बाउंड्री पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कई बार प्रश्न पूछा गया है जो पुलिकट झील है वो किन किन राज्यों के बीच में है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु याद रखिएगा, उड़ीसा से कंफ्यूज मत होइएगा यहां पर, ठीक है, कि तट पर स्थित है। और आपको पता होगा पुलिकट झील में ही आपका श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है जहां से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, ठीक है। कोलेरू झील की बात करेंगे तो ये आपके कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है, कृष्णा और गोदावरी नदी। कोलेरू झील है आपका कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, पूछी जाती है, इसीलिए पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं, ठीक है। वेमनाड झील जो है वो कहां पर है, अभी मैंने आपको बताया केरल में है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, केरल की जो लेगून झीलें हैं उनका स्थायी रूप से उनको कहा जाता है कयाल। तो कभी अगर पेपर में आपसे पूछे कयाल मतलब क्या होता है तो याद रखिएगा, मैम ने बताया था कि केरल की लेगून झीलों को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है, कयाल कहते हैं, ठीक है। स्थानीय रूप में, लोकल लैंग्वेज में इसको कयाल कहते हैं। अभी मैंने शायद स्थानीय को कुछ और बोल दिया था तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, लोकल लैंग्वेज की ही मैं बात कर रही हूँ। इतनी चीजें क्लियर हो गई। झील से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न यहां से बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए डिस्कस किया गया है आपसे। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गलत है, ठीक है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। चलिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यवलोनोई पर्वत, ठीक है। यवलोनोई पर्वत जो है वो रशिया में है, पहला दिया गया है। फिर आपको दिया गया जाग्रोश पर्वत जो कि आपको इराक दिया गया है। फिर इसके बाद ड्रेकन्सबर्ग पर्वत अफ्रीका और मैकडोनल्ड पर्वत ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको बता दूं यहां पे कौन सा गलत है, वो है जाग्रोस पर्वत। जाग्रोस पर्वत जो है वो इराक में नहीं, वो ईरान में है, ठीक है। ये कहां पर है, ईरान में है। और बाकी सब जो आपको दिए गए हैं ये एकदम सही है। तो क्लास सारे माउंटेन्स रेंज आप याद कर लीजिएगा कहां कहां पर है, प्रश्न यहां से बनता है। चीजें क्लियर हो रही होंगी, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा होगा कि समय की बर्बादी हो रही है, क्योंकि पूरी कोशिश की जाती है आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए यहां पर। अब इसी के साथ मैं कुछ और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगी, यहां पर देखिए, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, इधर एशिया हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब यहां पर आप जाएंगे तो इधर आपको एंडीज पर्वत श्रेणी मिलेगी, एंडीज माउंटेन रेंज मिलेगी। जब हम नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कास्केड रेंज मिलेगी, इधर रॉकी मिलेगी और एप्लेचियन मिलेगी। याद रखिएगा प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसीलिए बताया जा रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जब आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्रेकन्सबर्ग रेंज, जो कि अभी आपके पेपर में पूछा ही गया।
और जब अफ्रीका में आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इधर आपको एटलस मिलेगा, ठीक है। आल्प्स कहां मिलेगा? यूरोप में मिलेगा, ठीक है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको कहां मिलेगी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। गिब्सन डेजर्ट कहां मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिएगा आप लोग। हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। देखिए क्लास मैंने इसलिए आपको डिस्कस करा दिया क्योंकि पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। मैंने इससे पहले भी कहा है कि हमने 10 क्लासेस कर ली, 10 क्लासेस में हमने 40-40 प्रश्न डिस्कस किए। ऐसे तो आप लोगों के 400 प्रश्न तैयार हो गए, लेकिन ये खाली 400 प्रश्न नहीं थे, इससे कई ज्यादा फैक्ट्स हमने क्लासेस में डिस्कस किए हैं, इससे कई ज्यादा प्रश्न हमने क्लासेस में डिस्कस किए हैं। खाली 400 नहीं डिस्कस किया है, हमने पास्ट ईयर्स के प्रश्नों को भी डिस्कस किया है। आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो। चलिए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को एक दूसरे से सुमेलित करिए, ठीक है। यहां पे कुछ पीक्स आपको दिए हैं, ठीक है, और यहां पर आपको पूछा गया है लोकेशन कौन सी है। तो सबसे पहले आपको सेडल पीक दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं सेडल पीक कहां पर है। ये है नॉर्थ अंडमान में। तो ए का क्या हो गया? 4th हो गया। ए का 4th हो गया। ए का 4th हम देखिए किसमें है? इसमें, 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 तीनों में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका, यहां पे देखिए माउंट कोयोबो को। माउंट कोयोबो कहां पर है? ये आपका दक्षिण अंडमान में है, साउथ अंडमान में। तो बी का फर्स्ट आपको यहां पर दिया गया है। इसी तरीके से जब हम माउंट थूलियर की बात करेंगे तो माउंट थूलियर कहां है? ग्रेट निकोबार में है। और माउंट डियोवोलो जो है वो कहां पर है? मध्य अंडमान में। तो यहां पर आपका ए जो है वो सही हो गया। चीजें क्लियर हो गई होगी। देखिए क्लास, अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैम आंसर्स बहुत जल्दी बता दे रही है तो आप एक काम करिएगा, वीडियो पॉज करके पहले खुद आंसर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं पूरा ध्यान रखती हूं कि किसी भी बच्चों को दिक्कत ना हो। जहां पे भी हिंदी इंग्लिश वाली बात होगी वो मैं आपको बता दूंगी कि अभी हिंदी फिर इंग्लिश, फिर हिंदी फिर इंग्लिश। ऐसी जगह पर हिंदी इंग्लिश का कोई भी खेल नहीं होता है। तो आप लोग अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करिएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाइएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। चलिए यहां पर अगर आपको फिर से देखना है तो आप देख लीजिए, जब भी हम माउंट डियोवोलो की बात करेंगे तो वो मिडिल अंडमान में है। माउंट थूलियर की बात करेंगे ग्रेट निकोबार हो गया, ठीक है। माउंट कोयोबो की बात करेंगे तो दक्षिण अंडमान हो गया। और सेडल पीक की बात करेंगे तो उत्तरी अंडमान हो गया। ये सेडल पीक वाला तो कई बार प्रश्न बना है यहां से, इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिया है। अब कुछ और पॉइंट्स यहां पर देखिएगा आप, हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी आप लोगों से, लेकिन ये चीज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी, इसी वजह से मैंने जल्दीबाजी में इस स्लाइड को यहां पे इंक्लूड किया। तो जो मैं बताने जा रही हूं उसको समझिएगा, एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्लर है स्लाइड, इस पर मत फोकस करिएगा। चलिए देखिए, यहां पर हम मान के चले लक्षद्वीप है, इधर मिनिकॉय है और इधर मालदीव है, ठीक है। अब लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन बीच में इसके कौन सा चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। MM के बीच में 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और LM के बीच में आपका क्या है? 9 डिग्री चैनल है। इसी तरीके से लिटिल अंडमान को निकोबार से क्या सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है, आपको दिख रहा है यहां पर। और यहां पे जब हम नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान की बात करते हैं तो ये तीनों आपका कहलाता है ग्रेट अंडमान। अगर कभी आपसे पेपर में एक पॉइंट पूछे कि ग्रेट अंडमान का हिस्सा कौन कौन सा है, तो आप याद रखिएगा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, ठीक है। लिटिल अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, ये चीज याद रखिएगा। नॉर्थ अंडमान में आपकी जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज पाए जाते हैं और इधर मिडिल अंडमान में आपके डोरमेंट वॉल्केनो पाए जाते हैं, जो एक समय पर एक्टिव थे, जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन होता था, लेकिन इस समय वो एक्टिव नहीं है, इसीलिए हम उनको डोरमेंट वॉल्केनो कह रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पर आप ये याद रखेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज आप ये याद रखेंगे 8 mm, ठीक है, 8 mm LM 9, ठीक है। और इधर लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इंदिरा पॉइंट के बारे में भी एक टेस्ट में बताया है
ठीक है, ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। बताइए, मैंने बताया था ना, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा क्लास। देखिए हमने कितने पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस कर लिया। अब 5वें प्रश्न पे हम चलते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और नेपाल में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? अंडरलाइन कर लीजिए, यहां पे एक टर्म बोला गया है शीत ऋतु में, ठीक है। मतलब क्या बोला जा रहा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नेपाल में रेन विंटर सीजन में किस वजह से होती है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, फिर उसके बाद आपको दिया गया वेस्ट जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, फिर पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और आखिरी आपको दिया गया है साउथ ईस्टर्न मॉनसून। तो यहां पर आपका सही उत्तर है सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से विंटर सीजन में रेनफॉल होती है, ठीक है। जो हमारे मॉनसून सीजन है वो किसकी वजह से आता है? साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से आता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मृदा कणों के प्रकार नहीं है? Which of the following is not a type of soil particle? पहला आपको दिया गया है गाद, जिसको कि हम स्लिट बोलते हैं, फिर पंख दिया गया है जिसको कि मड, फिर गोलाशम जिसको कि बोल्डर, और फिर पथराई जिसको कि स्टोनिंग, ठीक है। तो सॉइल पार्टिकल्स में आपकी पथराई जो है वो नहीं आते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां प्रश्न। जिन प्रश्नों में व्याख्या की जरूरत होती है वहां पे मैं व्याख्या भी कर देती हूं और उससे रिलेटेड जो पहले पूछे गए प्रश्न है वो भी डिस्कस कर लेती हूं। 7वां देखिए, निम्नलिखित में मृदा का कौन सा संस्तर मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल स्ट्रेटा इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल फॉर्मेशन की बात की गई है, सॉइल लेयर्स की बात की जा रही है, और उसमें पूछा जा रहा है कौन सा आपका सबसे पहली लेयर होती है जो कि सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस में आपकी होती है। तो का मतलब यहां पे होरिजिन ए, फिर खा दिया है, होरिजिन बी, फिर गा दिया है, ठीक है, होरिजिन सी, फिर घा दिया है, होरिजिन डी। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, गा संस्तर जो है, होरिजिन सी जो है वो आपका पहला स्टेज होता है। कुछ इस तरीके से आपके स्टेजेस होते हैं अगर आप देखेंगे, ठीक है। यहां पे जो होरिजिन सी होती है वो आपकी पेरेंट मटेरियल से मिलकर बनी रहती है, और सॉइल फॉर्मेशन की पहली स्टेज भी आपकी यही होती है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मैं यहां पे लिख दूं गा संस्तर, ठीक है। समझ में आया क्लास? इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत कहां से की गई थी? ये एक समय में आपका करंट का क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन पूरी संभावना है आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न यहां से बन सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है रायगढ़, दूसरा आपको दिया गया रामपुर, तीसरा आपको दिया गया पिथौरा, और आखिरी आपको दिया गया सूरतगढ़। तो मैं आपको बता दूं, सूरतगढ़ राजस्थान में सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लागू किया गया था। तो यहां पर आप देख लीजिए, डेट भी 19 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015, 15 तो जरूर याद रखिएगा, को राजस्थान के सूरतगढ़ में मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता की जांच करने तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। डेट याद रखिएगा, कहां से शुरुआत की गई थी ये याद रखिएगा, उससे ज्यादा मत परेशान होइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की जा रही है तो किसकी बात की जाएगी? सॉइल की हेल्थ को फाइंड आउट करने की बात की जाएगी, मृदा से रिलेटेड चीजें होंगी। 9वां प्रश्न देखिए, मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द एरिया अफेक्टेड बाय इरोजन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं, इसको पढ़ने में मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे ऑप्शंस को पढ़ना है और करेक्ट आंसर अपने मन में रखना है या फिर कमेंट में बताना है, फिर आपको देखना है कि सही है कि नहीं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर हम इसको लगाएंगे सॉइल इरोजन के उस पे, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, डी जो है वो आपका
सही उत्तर है। अभी मैंने आपको बताया था सॉइल हेल्थ कार्ड भी आपका राजस्थान से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे आप याद भी रख सकते हैं। देखिए, भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। इसके पश्चात आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1, सूची 2 दिया गया है, मैच द कॉलम दिया गया है। ठीक है, यहां पर आप इसको पढ़िए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद दिया गया है, जिसको कि हम नॉर्थ रीजनल काउंसिल कह रहे हैं। फिर उसके बाद आपका दिया गया है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसको कि हम ईस्टर्न रीजनल कह रहे हैं। फिर मध्य क्षेत्रीय, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, मिडिल रीजनल। और आखिरी आपका दिया गया पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसको कि हम वेस्टर्न रीजनल काउंसिल कह रहे हैं। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की, नॉर्थ रीजनल काउंसिल की, तो उसका आपका हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर उसका आपका है नई दिल्ली में। ए का सेकंड। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रीय ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, तो इसका कहां है? कोलकाता में। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्लास, अगर आपको भारत का मैप भी पता है, ठीक है, मैप पता है, तो आप इस तरीके के प्रश्नों को लगा सकते हैं। आपको पता है ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है। ठीक है, जब हम मध्य क्षेत्रीय की बात करेंगे तो मध्य में आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, जिसको कि हम प्रयागराज कहते हैं। और पश्चिमी क्षेत्रीय जब हम वेस्टर्न की बात करेंगे तो मुंबई। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आप इन मुख्यालय को मैप में अगर लोकेट कर लेंगे तो आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 2, 1, 4, 3। हाँ ठीक है, देख लेते हैं हम। हाँ, बी ही सही उत्तर है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अ प्रोविजन वाज एडेड टू limit the power of the parliament to continue the president rule beyond 1 year। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो तो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आंसर देख लेते हैं। ठीक है, 31st, 42nd, 44th या 51, तो ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। यहां पे प्रेसिडेंट रूल की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं, हम इमरजेंसी की जब भी बात करते हैं तो आपके कुछ आर्टिकल्स आप याद रखेंगे। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ठीक है, इतना पता है। जब हम 352 की बात करते हैं तो यहां पे हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, आपातकाल की बात कर रहे हैं हम। और जब हम 356 की बात करते हैं तो यहां पर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं। ठीक है, और जब हम 360 की बात करते हैं तो यहां पर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, वित्तीय संकट की बात करते हैं। इतनी चीजें हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। 352, 356 और 360 याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 356 प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय संकट। इतनी चीजें अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब भी हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं आर्टिकल 356 की, समझने की कोशिश करिएगा। एक बार जब 356 आर्टिकल मतलब प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम कर दिया गया तो यहां पर प्रोविजन दिया गया है, इसको प्रोक्लेम कर दिया गया। मैं लिख रही हूं प्रोक्लेम किया गया, तो यहां पर एक प्रोविजन है कि विद इन कितने, विद इन 2 months, विद इन 2 months 2 महीने के अंदर ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास होनी चाहिए बाय सिंपल
मेजॉरिटी। मैं फिर से बोलूंगी, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। एक बार जब प्रेसिडेंट रूल आपका प्रोक्लेम कर दिया गया, प्रोक्लेमेशन हो गया, तो 2 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा से ये पास हो जाना चाहिए बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। और अगर ये सिंपल मेजॉरिटी द्वारा पास हो गया तो ये इमरजेंसी आपके 6 महीने के लिए लग जाती है। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई? अब समझिए, 6 महीने बीते और अभी भी लग रहा है कि इमरजेंसी जो है वो आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, तो फिर इसे राज्यसभा और लोकसभा से पास कराना पड़ेगा बाय सिंपल मेजॉरिटी। समझ में आ रहा है? सिंपल मेजॉरिटी। और फिर अगर यहां से ये सिंपल मेजॉरिटी द्वारा पास हो गया तो आपकी इमरजेंसी 6 महीने के लिए और बढ़ जाएगी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई? अच्छा, अब अगर इसको और बढ़ाना है, ठीक है, ऐसे हम बढ़ाते बढ़ाते 6 महीने के अंतराल तक कर करके हम इसको 3 साल तक, मैक्सिमम 3 इयर्स तक कहीं पर भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं किसी भी स्टेट में। समझ में आ रहा है? 3 साल तक। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कुछ प्रोविजंस ऐड किए। वो क्या थे? ध्यान से सुनिएगा। 1 साल स्टेट इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद अगर इस इमरजेंसी को आगे और बढ़ाना है तो लोकसभा राज्यसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास तो कराया ही जाएगा उसको। साथ ही साथ 2 पॉइंट्स को दिमाग में भी रखना है। वो कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट ये है कि भारत में किसी दूसरे स्टेट में या कहीं पर भी नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है, हर जगह या फिर कहीं पर भी नेशनल इमरजेंसी लगी हो। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन बताए कि यहां पर इस स्टेट में किसी भी तरीके का इलेक्शन अभी कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। अगर ये 2 प्रोविजन सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी आपकी जो प्रेसिडेंट रूल है, ये जो इमरजेंसी है, वो आपकी 1 साल से ज्यादा बढ़ाई जाएगी। मैक्सिमम 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है इसको, ये भी याद रखिएगा। देखिए, बहुत अच्छे से मैं इसको आपको समझा सकती हूं, लेकिन फिर जो इस क्लास का पर्पस है वो नहीं फुलफिल हो पाएगा। कुछ बच्चों को ये चीज पता है, उनको लग रहा होगा कि समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको नॉलेज गेन हो रही होगी। तो इससे ज्यादा समय मैं आपको नहीं दूंगी, नहीं तो मैं आपको नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी सब बता देती। मैं एक बार और जल्दी से आपको रिपीट करूंगी, जिसको आता है वो भी सुन लो, जिसको नहीं आता है वो भी एक बार सुन लो। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, ठीक है। क्या बोला गया है? जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है स्टेट्स में तो आपके प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगाया जा सकता है। और डीप में हम इसके नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी उसके 2 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से उसको पास हो जाना चाहिए बाय सिंपल मेजॉरिटी। अगर पास हो गई तो इमरजेंसी आपके 6 महीने के लिए डिक्लेयर कर दी जाएगी, लगा दी जाएगी। फिर 6 महीने बाद इसको लोकसभा राज्यसभा से पास होना पड़ेगा। और फिर अगर सिंपल मेजॉरिटी से ये पास हो जाती है तो इमरजेंसी 6 महीने के लिए और बढ़ जाती है। ऐसे करके 1 साल पूरे हो जाते हैं। लेकिन 1 साल पूरे होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th में बोला गया कि 2 प्रोविजंस को ध्यान में रखा जाएगा। पहला प्रोविजन, भारत में कहीं पर नेशनल इमरजेंसी हो या पूरे देश में कहीं पे भी नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए। दूसरा लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ये बोले कि अभी यहां पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है, नई सरकार नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है, इस स्टेट में। इसी वजह से इमरजेंसी को अभी और कंटिन्यू रखा जाए। ये चीज क्लियर हो गई। ये कब ऐड किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और मैक्सिमम कितने सालों के लिए लग सकती है? 3 सालों के लिए लग सकती है ये इमरजेंसी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक यहां पर एक्सेप्शन है, केस है, वो है पंजाब। पंजाब में 5 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। अब इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगी तो बच्चे सोचेंगे मैम आप पढ़ाने लगी। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इन विच स्टेट शुड प्रेसिडेंट रूल बी यूज्ड फर्स्ट? प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले कहां पर आपका लगाया गया था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है आपका पंजाब। अभी हमने डिस्कस किया है। देखिए यहां पर पंजाब में 1987 से 1992 तक
लगातार 5 वर्षों तक राष्ट्रपति का नियंत्रण रहा था और ये आपका अनुच्छेद 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। वैसे मैक्सिमम 3 इयर्स है, याद रखिएगा, पेपर में यहाँ पे खेल सकता है एग्जाम में। 3 साल की जगह 5 साल दे दे, कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। ऐश्वर्या मैम ने 3 साल बोला था और बोला था एक्सेप्शन है पंजाब, जहां पे 5 साल के लिए लगी थी। और उन 2 प्रोविजंस को भी याद रखिएगा जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। अब हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन सा प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, पूछा गया है। पहला थोड़ा बड़ा प्रश्न है, आपको मन करे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी पढ़ लीजिए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूं आपके लिए। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। ठीक है। दूसरा है, वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। फिर भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। एकदम सही है, ये उसकी एक एग्जीक्यूटिव पावर है। ही अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल, ये भी उसकी एक एग्जीक्यूटिव पावर है। ऑल द गवर्नेंस रिलेटेड वर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डन इन हिज नेम, ये भी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। ए जो है वो उसके एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं आता है कि वो जो पहला सेशन होता है उसको एड्रेस करता है। ठीक है, ये इसकी एक विधायी शक्ति है। इतना समझ में आ गया। अब 14 प्रश्न को देखिए। स्वजल एक पहल है। स्वजल इज एन इनिशिएटिव ऑफ, किसकी पहल है? जल शक्ति मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बनाइजेशन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की, या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। और ये मार्च 2018 के दौरान इस योजना को शुरू किया गया था, ये भी देखिएगा। स्वजल की बात की गई है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला हम देखते हैं, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हूम? यहां पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है आर्नोल्ड टायनबी। ठीक है, फिर आपको रॉबर्ट ओवेन दिया गया है, एडम स्मिथ दिया गया है, जोसेफ डेनियल टर्नर दिया गया है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे पहली बार प्रयोग किया था आर्नोल्ड ने। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए यहां पर देखिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न देखिए, आप इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं पेपर को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट पूछा गया। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 27 दिसंबर 1945। दूसरा आपको दिया गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अपने सभी 190 सदस्य देशों के लिए सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिए काम करता है। The International Monetary Fund worked to achieve the sustainable growth and prosperity for all of its 190 members country। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों स्टेटमेंट ही आपके सही हैं यहाँ पर। अब पेपर में अगर यहाँ पे इसको डिफिकल्ट करना होगा तो हो सकता है वो नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ छेड़खानी कर दे, 190 की जगह कुछ और मेंबर्स कर दे, या फिर 27 दिसंबर या फिर ईयर के साथ छेड़खानी कर दे। तो आप करेक्ट इंफॉर्मेशन याद रखिए। ठीक है, ये देखिए IMF 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ और मैंने आपको बता दिया उसका रोल क्या है। अगला प्रश्न देखिए, 17 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है बोला गया है आपका। ठीक है, नारायण मेघाजी लोखंडे ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन के आयोजन में अग्रणी थे। ठीक है, नारायण मेघाजी लोखंडे वॉज द पियोनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। दूसरा आपको दिया गया, भारत का पहला कारखाना अधिनियम 1880 में पारित किया गया था। इंडियाज फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन 1880। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है,
एनएम लोखंडे का नाम हम लोग जानते हैं, लेबर मूवमेंट से एसोसिएटेड है, ये एकदम सही है। इंडिया का पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1880 में नहीं 1881 में आया है, तो यहां पर केवल ए जो है वो सही उत्तर है। यहां पर आप देख लीजिए 1881 में आया है, और इस समय आपका वॉइसरॉय कौन था ये भी याद रखिएगा। जो फैक्ट्री एक्ट आपका आया है सबसे पहला वो 1881 में आया है, और इस समय वॉइसरॉय था लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा क्लास, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट्स बिल की अगर हम बात करते हैं, इल्बर्ट्स बिल भी आपका किसके समय में आया है, लॉर्ड रिपन के समय में आया है। अब यहां पर इस अधिनियम में, इस एक्ट में क्या बोला गया था, इसको ध्यान से देखिए। 2 एज याद रखिएगा, 7 से 12, ठीक है। 7 से 12 के जो आयु के जो बच्चे थे वो अधिकतम 9 घंटे ही काम करना था उनको, ठीक है। 9 घंटे से ज्यादा आप 7 से 12 वर्ष के बच्चों से काम नहीं ले सकते। यहां पर लिखा है 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को अधिकतम 9 घंटे दिन में काम करना था, ठीक है। और अगर कोई बच्चा 7 से कम आयु का है तो उस पर प्रतिबंध लगा दी गई थी, वो किसी भी तरीके का लेबर नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो ये चीज याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन का नाम याद रखेंगे, 1881 फैक्ट्री एक्ट याद रखिएगा। और भी फैक्ट्री एक्ट्स आए थे जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। किन किन वॉइसरॉय के समय में आए थे, उसमें क्या क्या बोला गया था, वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। 18वां प्रश्न देखिए, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी एसआई यूनिट पूछा गया है। पहला आपको एम्पियर दिया गया है, एम्पियर तो करंट का होता है ना। फिर कूलम दिया गया है, ठीक है। फिर आपको कैंडेला दिया गया है, और फिर आपको डाइन दिया गया है। तो यहां पर आपके सही उत्तर क्या है, कैंडेला, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न था, कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। 19वां प्रश्न देखिए, सूची 1 सूची 2 फिर, ठीक है। यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको कुछ वेव्स के नाम, रेडिएशंस के नाम दिए गए हैं, और इधर डिस्कवरी दी गई है कि किसने इसकी डिस्कवरी की है। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है और पूछा गया भी है, और पूरी संभावना है कि किसी ना किसी पेपर में यहां से ये प्रश्न फंसेगा, ठीक है। ये प्रश्न फंसेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भले छोटा सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जब भी हम एक्सरे की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, डब्ल्यू रॉनसन ए का फोर्थ, अरे यार तब तो डायरेक्ट आंसर मिल गया। एक्सरे तो सबसे कॉमन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो आप तुरंत यहां पे तो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक्सरे, डब्ल्यू रॉन्टगन, ठीक है, रॉन्टगन याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब हम विजुअल रेडिएशन की बात करेंगे तो न्यूटन हो गए, शॉर्ट वेव रेडिएशन आपके हेनरिक हो गए, और इंफ्रारेड रेडिएशन आपके कौन हो गया, हर्सेल हो गया। तो यहां पे याद रखिएगा, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रेक्षक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। टू हियर द इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टर शुड बी, ठीक है। क्या होना चाहिए, 15 मीटर, 17 मीटर, 19 मीटर और 25 मीटर। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे जो सही उत्तर है वो है 17 मीटर। कहीं कहीं आपको 17.2 मीटर भी दिया रहेगा, एग्जैक्ट जो होता है। चलिए अगला हम देखते हैं 21वां प्रश्न, ध्वनि की तारतत्व निर्भर करता है, ठीक है। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे, तीव्रता पे, इंटेंसिटी पे, आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे, या गुणवत्ता पे, क्वालिटी में, ठीक है। तो यहां पे आपका सही उत्तर है, जो पिच ऑफ साउंड है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। और आपको पता है यूनिट क्या होती है, डेसिबल होती है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। एक बार पेपर में पूछा था कि पत्तियों की सरसराहट जो होती है वो कितने डेसिबल की होती है, ये पीसीएस का प्रश्न है। तो यहां पर आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कोवैक्सीन, सभी को पता होगा इसका उत्तर क्या है, निष्क्रिय रोगजनक आधारित टीका है, इनएक्टिव पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, फिर निष्क्रिय पूरा विषाणु है, इनएक्टिव होल वायरस है, फिर सक्रिय रोगजनक आधारित टीका है, एक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, और आखिरी आपका पूरा वायरस का टीका है, होल वायरस वैक्सीन। तो मैं आपको बता दूं, जो कोवैक्सीन है वो आपका इनएक्टिव
पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है। ठीक है, ए जो है वो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए यहां पर 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है, क्लोरोमाइसेटिन। ठीक है, क्लोरोमाइसेटिन प्राप्त होता है किससे? यहां पर आप एक बार ऑप्शंस को पढ़िएगा, ऑप्शंस, और यहां पे मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूं। यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिटिन वेनेजुला। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है। ठीक है, यहां पर आपको कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और उनको क्या बोला जाता था ये दिया गया है। तो सबसे पहले आपको दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज की जब हम बात करते हैं तो ये आपका किस चीज से रिलेटेड था? ये आपका था डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी, सेना विभाग से रिलेटेड था। क्लास एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, मैं तुरंत आंसर इसलिए बता रही हूं ताकि आप लोगों का समय ना बर्बाद हो। तो देखते चलिए, जब हम दीवाने अर्ज की बात करते हैं तो ये सेना विभाग से रिलेटेड था। तो एक आपका सेकंड हो गया, 2 जगह दिया गया है। दूसरा हम देखते हैं दीवाने मुस्त खराज, ये आपका किस चीज से रिलेटेड था? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, तो बी का फर्स्ट हो गया। बी का फर्स्ट कहां दिया गया है? डी में दिया गया है। और ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। दीवाने खैरात जो है, दीवाने खैरात जो है वो आपका दान विभाग था। खैरात में ले जाओ, ऐसे लोग बोलते हैं ना, खैरात में दान दे दिया मैंने, तो खैरात, तो ये आपका हो गया दान विभाग। तो सी का थर्ड हो गया। ठीक है, और दीवाने बंदगान, बंदी बना देना किसी को। ठीक है, तो ये किस चीज से रिलेटेड होगा? दास विभाग से। बंद, बंदी, बंदगान, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो गया डी। आप में से ज्यादातर बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया होगा क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छा, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान किस शासक के समय में आया था? बताइए मुझे। फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या? फिरोज शाह तुगलक के समय में FST। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है बोला गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पेपर में कई बार बनते हैं, प्लीज क्लास इसको ध्यान से देखिएगा। परीक्षा में ये प्रश्न एक एक लाइन से भी बने हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक है, शेख अहमद सरहिंद आपके नसबंदियां हैं। दारा सिको आपके सोहरावर्दी से शेख साहबुद्दीन कदारिया। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो सही है वो क्या है आपका? शेख अहमद सरहिंदी जो है वो नसबंदी से रिलेटेड है। दारा शिको की अगर हम बात करें तो ये आपके कादेरिया से है। ठीक है, शेख साहबुद्दीन जो है वो आपके सोहरावर्दिया से हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई यहां पर। तो यहां पे सही उत्तर आपका करेक्ट पूछा था तो ए हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 26वां प्रश्न। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत? तो मैं आपको बता दूं ये कौन था। ये आपका था चंद्रगुप्त फर्स्ट थे कि चंद्रगुप्त सेकंड थे कि हेमू थे या फिर कुमार गुप्त थे? तो आपके चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, जिनको कि हम चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य भी कहते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार बच्चों ने इस प्रश्न का गलत उत्तर लगाया है। तो एक काम करिए, इसका तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न बच्चे भूल जाते हैं। जो फैक्ट्स बार बार रिपीट होते हैं वो याद रहते हैं, ये फैक्ट्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बोला गया है कौन सा इनकरेक्ट है, गलत पूछा गया है, पहले देख लेते हैं। ठीक है, धनंजय कुस्तलपुर। ठीक है, फिर उसका नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालकक्का और विष्णुगोपा ताम्रलिपि। तो मैं आपको बता दूं विष्णुगोपा आपके ताम्रलिपि से नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए विष्णुगोपा जो है वो आपके कहां, किस राज्य के थे? वो आपके कांची राज्य के थे। तो क्लास प्लीज
ये कुछ ऐसा फैक्चुअल डेटा है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। अगर पेपर को डिफिकल्ट बनाना होगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे कि कहां से ये प्रश्न बना, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो एक काम करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत है? महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। चेंदी, ठीक है, यहां पे चेंदी दिया है तो सुक्तेवती, फिर उसके बाद अंग, चंपा, मत्स्य, विराटनगर और वत्स आपका मथुरा दिया गया है। और कौन सा गलत है पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं, वत्स जो है वो मथुरा इसकी राजधानी नहीं थी, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। और जब हम मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा का आपका क्या था? सूरसेन था, ठीक है, याद रखिएगा। वत्स कौशाम्बी, ठीक है, और मथुरा आपका सूरसेन। यहां पे देख लीजिए आपके 16 महाजनपद, 16 महाजनपद आपको दिख रहा होगा यहां पे फिगर में। तो यहां देखिए अंग, मगध, काशी, मल, कौशल, वत्स, ठीक है, अवंती, सुरसेन, पांचाल, कुरु, सब आपको दिख रहा होगा। यहां पे कई बार प्रश्न पूछा गया है कौन सा महाजनपद आपका साउथ में था, तो ये देखिए दिखा आपको। चलिए यहां पे महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न यहां से भी बन सकता है। हमने वो 4 महाजनपद तो डिस्कस किए, 5 डिस्कस किए, लेकिन प्रश्न यहां से भी बन सकता है, ठीक है। जब हम कौशल की बात करते हैं तो श्रावस्ती की बात करते हैं। तो जो बस्ती में कौशल लोग रहते हैं, बस्ती में कौन लोग रहते हैं? जो लोग कौशल, जिनके अंदर कौशल होता है। अंग की चंपी करो, अंग की चंपी करने से आराम मिलता है, तो अंग चंपा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वत्स कौशाम्बी, अब याद रखो वत्स कौशाम्बी, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ की मैं आपको ट्रिक बता देती हूं और आप देखिएगा। चेंदी की शक्तिमती, ठीक है, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल का काम्पिल्य, ठीक है, मत्स्य विराट। अब याद रखिएगा जो मछली है, मत्स्य है, वो कहां है? विराट है, वो बड़ी है, विराट है, मत्स्य विराट, ठीक है, मछली विराट, ठीक है। सुरसेन मथुरा, सुरसेन मथुरा, मधुर सुरगांव, तो सुरसेन मथुरा ऐसे याद रखिए, ठीक है। अस्मक का प्रतिष्ठान पोटिल याद कर लीजिएगा। अवंती का उज्जैन, गांधार का तक्षशिला, कम्बोज हाटक, बोझ को कम करो, हटाओ चीजों को, ठीक है, बोझ को कम करो, हटाओ, तो कम्बोज हाटक याद रखिएगा। वज्जी वैशाली में वज्जी, ठीक है, और मल कुशीनगर, और मगध आपका क्या हो गया? गिरिव्रज हो गया, और राजगृह हो गया। तो याद रखिएगा, अंग की चंपी करो, वत्स कौशाम्बी, श्रावस्ती, वस्ती में कौशल लोग, अच्छे लोग रहते हैं, जिन कौशल होते हैं, ठीक है। मत्स्य मछली विराट होनी चाहिए, ठीक है। सुरसेन, सुर कहां पर आपको मिलेगा? मथुरा में मिलेगा जाके, तो वहां पे अब आपको पता है मथुरा में अच्छा सुर मिलेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, पेपर में प्रश्न यहां से बनते हैं। ये याद रखिएगा क्लास, यहां पर अस्मक याद रखिएगा आप लोग, मैंने आपको बताया यहां पर देखिए आपका ये हो गया, तो याद रखिएगा अस्मक के बारे में आप लोग। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब आपका हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है, 1964, 1972, 1674, 1974। क्लास ये महाजनपद की और कैपिटल की फोटो जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, पेपर में प्रश्न यहां से बनते हैं इसलिए मैं बता रही हूं। और अपना याद करने का एक तरीका ढूंढ लीजिएगा, अगर आपको कुछ और अच्छे तरीके आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करिए। यहां पर 1964, 1972, 1967, 1974 किस साल शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? तो यहां पे आपका सही उत्तर है 1972। 1972 में आपका साइन हुआ था, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी आपकी? भारत की तो इंदिरा गांधी थी, और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो जुल्फिकार अली भुट्टो थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन शिमला एग्रीमेंट याद रखिएगा कब साइन हुआ था। अब हम 30th क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे प्रश्न को। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है।
कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे तिलक की मृत्यु, शिमला समझौता, चंपारण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो तिलक की मृत्यु कब हुई है? 1920 में हुई है, ठीक है। चंपारण आपका 1917 में, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट आपका 1945 में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। अब इसको अरेंज कर लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ है 3, फिर उसके बाद आपका यहां पे भी 3 दिया है, यहां पर भी 3 दिया, वेरी गुड, सब में 3 दिया है, मतलब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद तिलक की मृत्यु हुई है तो वो 1 हो गया, चलिए 1 मिल गया। फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और लास्ट में शिमला एग्रीमेंट। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर रहेगी। चलिए अगला हम देखते हैं 31 प्रश्न। 14 जून 1947 को दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। सत्र की अध्यक्षता की थी, मतलब पूछा गया है जो दिल्ली कांग्रेस सेशन हुआ था 14 जून 1947 को, द रेजोल्यूशन फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन वाज पास्ड। उस सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? पहला राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी और आखिरी आपका है जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपको बता दूं इस सेशन को आपके राजेंद्र प्रसाद ने प्रिसाइड किया था, जबकि इंडियन पार्टीशन का रिजोल्यूशन पास किया गया था, याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न बनता है कि आईएनसी सेशन को किसने प्रिसाइड किया था जब भारत को आजाद किया गया था, तो वो आपके जेबी कृपलानी, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, याद रखिएगा सब चीजें। 32nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत है पूछा गया है। सिंगरौली इलाहाबाद में है, टांडा अंबेडकर नगर में, ऊंचाहार रायबरेली में, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है। तो मैं आपको बता दूं सिंगरौली जो है वो आपका कहां पर है? इलाहाबाद में नहीं है, इसी वजह से ये गलत है। टांडा आपका अंबेडकर नगर में ही है, ठीक है। ऊंचाहार जो है वो रायबरेली में ही है, दादरी जो है वो गौतम बुद्ध नगर में ही है। जो आपका सिंगरौली है वो कहां पर है? सोनभद्र में है, ठीक है, सोनभद्र में, याद रखिएगा क्लास। अच्छा एक जगह है सिंगरैनी, सिंगरैनी ये बताइए मुझे कहां पर है? पेपर में प्रश्न कई बार बना है, सिंगरैनी कहां पर है? कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे करके बताइए, ठीक है। जब ढूंढेंगे तो 2-3 फैक्ट्स और मिलेंगे, उससे क्या होगा? रिवीजन होगा। 33rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश? पहला लवकुश बैराज, दूसरा गोकुल बैराज, फिर आगरा बैराज और आखिरी आपका दिया गया है शारदा बैराज। तो यहां पर वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट आपका शारदा बैराज नहीं है, और ऊपर के लवकुश, गोकुल, आगरा बैराज जो हैं वो आपके वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट देख लीजिए, गोकुल, गंगाजल, लवकुश तथा आगरा पेयजल परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की। सारे नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहां से प्रश्न बनते ही हैं, यूपी स्पेशल का प्रश्न है, बनेगा ही बनेगा, तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलत मत करिएगा। पहला आपका है पीतल की मूर्तियां मेरठ में बनती हैं, दूसरा आपका है दिया सलाई उद्योग जो है वो बरेली में है, एल्यूमिनियम अलीगढ़, खेल का सामान मथुरा। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पर बस एक सही है, वो क्या है? मैच मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, दिया सलाई उद्योग जो है वो बरेली में है, ठीक है। पीतल की मूर्तियों की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए मथुरा फेमस है, ठीक है, मथुरा फेमस है। फिर उसके बाद दिया सलाई उद्योग की बात बरेली हमने बताया, एल्यूमिनियम रेणुकूट, ठीक है, और खेल का सामान मेरठ। याद रखिएगा क्लास, प्रश्न बनेगा यहां से। 35वां प्रश्न देखिए, शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, ठीक है। The National Research Center for Agroforestry is located इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या फिर झांसी। तो यहां पर आप याद रखिएगा एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर जो है वो कहां पर है? झांसी में है। ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत बनते हैं। 36 प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ था?
जो वैट होता था आपका वो उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था, ये थोड़ा आपका पहले का प्रश्न है, हो सकता है पेपर में पूछ भी ले, नहीं भी पूछे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। 2003, 2005, 2008 या फिर 2010, तो यहां पे सही उत्तर है आपका 2008। सी जो है वो आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2008 को वैट उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है, ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि सेंसस से रिलेटेड है, यूपी स्पेशल से। जौनपुर, देवरिया, आजमगढ़ या फिर प्रतापगढ़, तो यहां पर आपका सही उत्तर है जौनपुर। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, हाईएस्ट सेक्स रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, उसके बाद सुल्तानपुर। 38 क्वेश्चन को देखिए, पेट्रोल में 20% एथेनॉल और डीजल में 5% बायोडीजल मिलाने का लक्ष्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल इज प्रपोज्ड बाय। कब तक इस टारगेट को अचीव करना है, तो यहां पे मैं आपको 2 फैक्ट्स बता दूं। पहले जो सरकार का जो टारगेट था इसको अचीव करने का, वो उन्होंने रखा था 2030, ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में इसको 2030 ना करके 2025 कर दिया गया है। मतलब ये जो टारगेट है वो हम और जल्दी अचीव कर लेंगे 2025 तक। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, जो ब्लेंडिंग टारगेट था, पहले गवर्नमेंट ने उसको डिसाइड किया था कि हम 2030 तक इस टारगेट को अचीव करेंगे, लेकिन हाल ही में इसको सरकार ने 2025 कर दिया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर पेपर में प्रश्न यहां से बनेगा तो, ठीक है। जो करंट डेटा है आप उसको सही उत्तर मानेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कितने सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य हैं, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है और पूछा गया है कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। 2015 तक इन गोल्स को हमें अचीव करना था, तो कितने गोल्स आपके उस समय टारगेट किए गए थे। तो याद रखिएगा ये आपके थे 8 गोल, 8 जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। 2015 तक इन लक्ष्यों को हमको अचीव करना था। अब ऐसे समझिए कि अब मिलेनियम टारगेट गोल्स के 8 के बाद अब हम किसकी बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें कितने हैं आपके, 16 हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसडीजी संबोधित है, पानी एसडीजी 16 की बात की गई है। क्लास यहां से कई मतलब लास्ट कुछ ईयर से प्रश्न बन रहे हैं, प्रीलिम्स में भी बन रहे हैं, मेंस में भी बन रहे हैं, पीसीएस में। इसी वजह से इस टॉपिक को मैं कई बार आपका रिवाइज करा दूंगी पेपर आने के पहले, ताकि ऐसे प्रश्न तो आपके गलत ना हो। एक बार मुझे याद है पीसीएस में एसडीजी से एसडीजी गोल 6 पूछा गया था आपसे कि ये किस चीज से रिलेटेड है। लास्ट ईयर आपको मैच द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न दे दिया गया है और पूरी संभावना है आरओ, एआरओ, बीईओ और यूपी पीसीएस में ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो रिवाइज हो जाएगा, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। तो एसडीजी 16 आपका किससे संबंधित है, लाइफ बिलो वाटर से, ठीक है, पानी के नीचे जीवन, जलवायु क्रिया से, क्लाइमेट एक्शन से, शांति, न्याय और मजबूत संसाधन संस्था से, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, या फिर लाइफ ऑन लैंड। तो मैं आपको बता दूं ये आपका सी से रिलेटेड है आपका, ठीक है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की। जब हम क्लाइमेट एक्शन की बात करेंगे 13 हो गया, लाइफ बिलो वाटर 14वां गोल है, 15वां लाइफ ऑन लैंड और 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। यहां पे एक बार देख लीजिए क्लास, यहां पे देखिए, यहां पे जब हम बात करते हैं, अच्छा क्लास यहां पे ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रही हूं। मैंने आपको बताया था आप कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले गरीबी को खत्म करेंगे, गरीबी खत्म होगी तो फिर भुखमरी खत्म होगी, भुखमरी खत्म होगी तो जब भूख नहीं लगेगी तो अच्छी हेल्थ होगी, जब अच्छी हेल्थ हो जाएगी तो हम कहेंगे एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करेंगे, जब एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की, एजुकेशन सबको प्रोवाइड करिए, जेंडर इक्वालिटी की बात करिए, और जब ये सब हो जाएगा तो अब हम सैनिटेशन और अच्छे पानी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर 9वां जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। 10वां रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11वां सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13वां क्लाइमेट एक्शन, 14वां है लाइफ बिलो वाटर,
15वां है लाइफ ऑन लैंड, 14 लाइफ बिलो वाटर, फिर 15 आपका है लाइफ ऑन लैंड, 16 है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17वां जो है वो आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल। 17वां आपका कोई गोल नहीं है, इसमें आपको बोला गया है कि क्या क्या चीजें पार्टनरशिप करके हम इन गोल्स को अचीव करेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इन सारी चीजों को आप प्लीज बार बार देखिएगा, प्रश्न यहां से बन रहे हैं इसीलिए हम इसको यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर कहूंगी आपसे, आज के क्लास को हम यहां पे एंड करते हैं, लेकिन आज की क्लास में हमने खाली 40 प्रश्नों को नहीं डिस्कस किया, हमने इन प्रश्नों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया, जिस वजह से क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप लोग घबराया मत करिए इस चीज के लिए, क्योंकि हम 40 प्रश्नों से ज्यादा और भी फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, या फिर पूरी संभावना है जो प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होया करिए हिंदी और इंग्लिश को लेके, बस आपका एक टारगेट है, क्लास को सिंसियरली अटेंड करिए, ठीक है। और अटेम्प्ट करने के बाद आप देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, इसी तरीके से डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। अगर आपको किसी भी तरीके की डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, ठीक है। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नंबर मैंने आपको दिया है व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर आप उस कोर्स से रिलेटेड डिटेल को अवेल कर सकते हैं वहां जाकर, ठीक है। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट क्लास।